हाँ जी बच्चों, बताइए कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और रिजल्ट का इंतजार कैसा चल रहा है आपका। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया था जून वाला। अब वो लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, साथ में जिनका नवंबर अटेम्प्ट है, जिनका पहला अटेम्प्ट नवंबर का है, वो भी साथ में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि नहीं भैया आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपके रिजल्ट के आधार पे ना हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी पढ़ाई कैसी करनी है। इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चंस बड़े टफ पूछ रहा है आजकल के, आसान पूछ रहा है। ओवर एनालिसिस, खूब सारी एनालिसिस चलेगी रिजल्ट के आने के पहले, स्पेक्यूलेशन दुनिया भर का। फिर रिजल्ट आएगा उसके अराउंड बहुत सी बातें होंगी, फिर तो ये सब कहानियां चलती रहेंगी। आपको क्या करना है, देखो ओवरवेलमिंग रहता है मार्केट हमेशा, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। आपको ध्यान किस चीज पे देना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपने नवंबर का आपका पहला अटेम्प्ट है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, आप अपने अच्छा बहुत सारे लोगों को घंटी तब बजती है जब उनसे प्रीवियस वाले एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, फिर वो कहते हैं अब तो सर हमारा ही एग्जाम ड्यू है। तो ऐसा नहीं, अगर आप घंटी बजने के लिए इतना वेट करोगे फिर तो आ जाएगी दिक्कत, ठीक है। अच्छा, जो लोग जिन्होंने मई में भी अटेम्प्ट दिया है, अगर उनको श्योर लगता है कि भाई हमारा हो जाना है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी स्लाइट डाउट भी अगर आपको आता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन क्या रखनी चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लो। हमें क्या करना है, जो आपका अकाउंट्स का पेपर अभी आया था जून वाला, उसमें अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया नहीं है, बट जो हम लोगों के हिसाब से जो उसका सजेस्टेड आंसर बनना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर जब भी सजेस्टेड आने के बाद आता है तो उसको चेक कर लिया जाएगा, बट फिलहाल हमारे एजम्पशन के बेसिस पे जो भी चीजें वहां पे निकल के आती है वो मैं आपको इस वीडियो में बता के चलूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो क्या करते हैं भाई, इस वीडियो को दो या तीन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे सो दैट आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन देखते हैं, आज करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको अगले सेशन में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और एज यूजुअल आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी बात आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, और आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है QEM। अच्छा, फाउंडेशन न्यू सिलेबस पेपर 1 और मई 22, ये जून में एग्जाम हुआ था आपका, वो एग्जाम है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको आया था। शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन छोटे मोटे से पढ़ लेते हैं, फटाफट से देख लो। भाई कह रहे हैं आप इंग्लिश में आंसर करिएगा, एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी है। भाई ये सब बातें तो सर हम लोग सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है, वो तो हमें बनाना ही बनाना है। उसके अलावा बाकी 5 में से कोई भी हमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं। तो सर कौन सा क्वेश्चन बनाना सही रहेगा, देखो मैं हमेशा बोल के चलता हूं कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर जो या तो कम मार्क्स के, ओके जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स ईच है, दो क्वेश्चन का, और कोई ये क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप 5 मार्क्स के जो दो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिए। ओके, क्योंकि वो या तो देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक टेंडेंसी होती है इंस्टीट्यूट की कई बार कि वो या तो लेंदी कर देते हैं या उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट डालते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हमें ठीक से नहीं आ रहा, और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसकी हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, तो उसके साथ जाओ ना भाई। बात समझ में? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, 15 मिनट पहले जो क्वेश्चन मिलता है उसमें हमारा टारगेट ही यही होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखो 1 to 6 आपका क्वेश्चन जा रहा है, एक तो आपका कंपलसरी है, बचे 5, 5 में से कोई आपको एक नहीं करना है, तो पहला नंबर क्वेश्चन तो आप पढ़ो ही मत, क्योंकि एनी हाउ आपको करना तो है ही, जितना भी आता है आपको करना है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, और डिसाइड कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ये बात सब आपको मालूम है। चलो, तो ये सारी बातें हैं। और हाँ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपने जो वर्किंग नोट बनाने हैं वो विल शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आंसर, यानी सर वर्किंग नोट को प्रॉपर इज्जत दीजिए, तवज्जो दीजिए और अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, उसको पार्ट टाइम तरीके से नोटबुक के या आंसर शीट के किसी कोने में जाकर मत बना दीजिए, ये गलत तरीका है। वर्किंग नोट के प्रॉपर मार्क्स होते हैं। आपका आंसर क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस आंसर तक पहुंचे कैसे। ठीक है भाई, चलो चलो चलो, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन आया था कैसे कैसे आया था सर। तो पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन था उसके अंदर अगलों ने क्या करा था, 12 मार्क्स का ये जो है स्टेट विद रीजन भाई ट्रू फॉल्स, ये तो वैसा ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थ्योरी पे ये क्वेश्चन है मनी मेजरमेंट का और पीरियोडिसिटी, ये सब तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया भी होगा। फिर एक क्वेश्चन है ये, इन्होंने क्या करा है, ट्रायल बैलेंस बनाया।
ओके, इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है और कह रहे हैं कि क्या ये ट्रायल बैलेंस हमारा एक्यूरेट है या इसमें कोई दिक्कत है, उसको चेक करो। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा। कुछ को इन्होंने क्या करा होगा, डेबिट वाले को क्रेडिट में लिख दिया होगा या क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख दिया होगा, ये सब गलतियां इन्होंने करी होंगी। चलिए देखते हैं फिर। उसके बाद ये है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है कोई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, चलो देख लेंगे। देन आफ्टर एक क्वेश्चन आता है हमारा स्टॉक। अच्छा, इन्वेंट्री का क्वेश्चन है ये कि भाई स्टॉक की वैल्यू, आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल करके बताइए हमें। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे इसको बना करके चलेंगे। ओके सर, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, 5 नंबर फ्री के मिल जाते हैं हमें, बिल्कुल बीआरएस का क्वेश्चन है सर, आराम आराम से नंबर मिल जाएंगे। देन कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, ये 10 मार्क्स का है, तो हो सकता है कोई बात हो सकता है ना हो। ओके, फिर अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल, और जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह पे होता है ना, पसंद ना आए तो वापस कर देना, तो वो अप्रूवल बेसिस वाला क्वेश्चन पे एक इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे। अच्छा ये क्या है भाई, और उसके बाद आता है ये अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट, चलिए ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी। हाँ, सी में क्या कह रहे हैं ये, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब पार्ट ईदर वन और टू, यानी आप इन्होंने एक इंटरनल फिर से एक अलग चॉइस दी है आपको कि आप क्या बना लो, आप एक तो अकाउंट करेंट इसका बना लो ए और के का, या फिर आप क्या करो, ये क्या है भाई, क्या है। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का है। कोशिश करते हैं, देखो जहां तक में बात बनती है अपनी, कोशिश करते हैं 2 क्वेश्चन हो जाए, 3 हो जाए, जितना तक भी हो जाए कंफर्टेबली वो करके अपन चलेंगे। ओके, चलो सर बनाना शुरू करते हैं शुरू से। देखिए देखिए, करें शुरू, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ शुरू करिए। और जो भी क्वेश्चन हमें आता है, जहां पे भी इसका अगर स्टडी मटेरियल से हमें रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग रेफर करके चलेंगे, अदरवाइज यहीं पे बनाते हुए लेकर निकल चलेंगे। ओके, चल पहला देखिए भाई, स्टेट विद रीजन ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख के चले आते हैं। भाई ऐसा नहीं, आपको बिना रीजन अगर आप लिख के आओगे तो स्टेप मार्क भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ रीजन के ही नंबर है। आप रीजन लिखो तब ट्रू फॉल्स लिखो, उसका कोई मतलब बनता है, रीजन नहीं लिखोगे कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए ठीक है, ओके देखिए, हाँ अ क्लेम, चलो शुरू करते हैं फिर फॉर्मली। अ क्लेम दैट एन इंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कौन सा चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर था आई थिंक जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का चैप्टर था, उसमें ये बातें हमारी आती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम लोग तो अपने को ये समझ में आती है, ये देखो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे देखिए क्या आता है, ये हमारा आ गया बीओएस फाउंडेशन का। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल अगर चेक करोगे तो आ रहा है ना, यूनिट 3, यूनिट 3 में आपको ये चीज मिल जाएगी, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये आप वहां से जाकर के एक बार चेक भी कर लीजिएगा, फिलहाल के लिए देखते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, देखो सर, वो जो चीज है वो हमारे रिलेटेड है, बट उसका आउटकम अभी हमें पता नहीं है ठीक से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे किसी ने हम पर केस कर दिया, ये देखिए, आइए कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूं। आइए आइए देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे मान लो किसी ने हम पे एक सूट फाइल कर दिया है, ओके, और उसका जो आउटकम है वो निकलना भी बाकी है कि उसमें हम जीतेंगे या हारेंगे, अगर हार गए तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीजें किस में आती हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी में आती है। और कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, कोई एसेट है जिसका एग्जिस्टेंस तो है अभी, लेकिन वो उसको क्वांटिफाई आप करोगे कैसे, फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होगा उसके बेस पे। एन एसेट द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यू ऑफ व्हिच मे बी नोन और डिटरमिन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो अब आइए इससे इसको मिलाते हैं। भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा, क्लेम दैट इंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, यानी आप केस जीतोगे हारोगे ये चीज की गारंटी नहीं है। तो कह रहे हैं कंटिंजेंट, ना 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 नहीं, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इंटरप्राइज इज परस्यूइंग, तो ये कंटिंजेंट एसेट हो जाएगा, ये कंटिंजेंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया सर, फॉल्स हो गया, ये हमारा
फॉल्स हो गया क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, कंटिजेंट एसेट है। चलो समझ गए ये ठीक से, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। अरे नहीं सर, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक भी नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, रियल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट तो सारे का सारा उठ करके या तो ट्रेडिंग में चला जाता है या पीएल में चला जाता है। उसको बैलेंस करके आपने क्या करना है बताओ? उसको तो आपने वहां ट्रेडिंग पीएल में ले जा करके और आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सर ये तो एकदम ही गलत है, ये तो एकदम ही गलत है। उसको बैलेंस नहीं करते, उसको क्या करते हैं हम लोग, लेकर के पीएल ट्रेडिंग में या पीएल अकाउंट जाकर उसको क्लोज कर देते हैं। चलो स्पेसिफिक ड्यू डेट, अच्छा स्पेसिफिक ड्यू डेट है, एक्सक्लूड द एडिशन ऑफ ग्रे स्टेज टू अराइव एट द ड्यू डेट। अच्छा यानी अगर आपकी ड्यू डेट स्पेसिफिकली आपको एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर या रियल लाइफ में कहीं भी दे रखी है तो डेज ऑफ ग्रेस उसमें ऐड करना कंपलसरी नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। अगर ड्यू डेट आपका क्या है, स्पेसिफिक है, तो फिर आपको एडिशनल डेज उसमें 3 दिन जो है वो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी ये तो सर हमारा ट्रू है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो any amount spent for replacement of worn out part of a machine is a capital expenditure। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट कर रहे हो, तो अगर आप कोई पार्ट को रिप्लेस करते हो तो क्या पार्ट को रिप्लेस करने से उसकी जो कैपेसिटी है वो इनहांस हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलो, एक मशीन है वो अभी 10 टन का जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मगर धीरे धीरे कोई मशीन खराब होती गई और उसकी कैपेसिटी हमारी 8 टन की हो गई। हमने उसका एक कंपोनेंट चेंज कर दिया और वो वापस से 10 टन पे आ गई। आप एक बात बताइए, इसकी कैपेसिटी हमने इंक्रीज थोड़ी कर दी, ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी जो भी थी हमने उससे इंक्रीज तो नहीं कर दिया, 10 से 12 तो नहीं कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए देखो ये कैलकुलेटर है, ठीक है, अभी ये कैलकुलेटर की बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम, इसकी ये वाली बैटरी हटाकर नई बैटरी लगा देंगे। आप क्या बोलोगे इसको, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई मतलब ही नहीं बनता। सर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो किसी पुराने पार्ट का तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, फॉल्स रहेगा। ठीक है आगे बढ़े। चलो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नहीं भाई, लायबिलिटी साइड में कहां से आएगा, या तो वो एसेट साइड में जाएगा, यानी पहली बात तो ये मैं बोल दूं आपको कि ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये या तो आपका एसेट साइड में जाएगा या फिर क्या होगा, ये आपको जब आप बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाओगे ना और वहां पे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखोगे, वहां पे जाकर के आप इसको उसके जो नोट्स टू अकाउंट के अंदर जाके आप इसको एडजस्ट करते हो। कैसे करते हो, याद आ रहा है आपको, शायद आपने 12th में पढ़ा भी होगा। आप जितने का डिवेंचर इशू करोगे माइनस कर दोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट और वो क्या हो जाएगा, फाइनली आउटर कॉलम में नील हो जाएगा। ये आई होप आपको याद आ रहा होगा। अगर ये याद नहीं भी आ रहा, छोड़ो, ये आपने 12th में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप क्या करिएगा, इसको लिख दीजिए फॉल्स, बिकॉज ये जाएगा तो कहां जाएगा सर, एसेट साइड में जाएगा। ओके वैसे मैं बताऊं एसेट साइड में भी लिखना ठीक है, आप वहां भी लिख सकते हो या फिर नोट्स टू अकाउंट में जाकर के जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है वहां पे आप इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, if the errors are detected after preparing trial balance then all the errors are rectified through ना 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 ना, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है सर। सारे एरर्स को देखो, पहली बात तो ये समझ लो आप कि ये जो तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट है ये बनता क्यों, पहले तो ये समझ लो। होता क्या है, जब आप ट्रायल बैलेंस मैच कराते हो, ठीक है, और वहां पे कोई एक साइड कम कोई एक साइड ज्यादा आ रहा है, जैसे ये वाली साइड में आपका आ रहा है मान लो 10,000 और यहाँ पे आ रहा है 9,000, ये तो मैच नहीं कर रहा। अब या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर यहाँ पे 1,000 और लिख दो सस्पेंस अकाउंट और इसको भी क्या कर दो आप 10 के। बात समझ में आई? तो होता क्या है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही होता है उन एरर्स की वजह से जो वन साइडेड होते हैं। अगर देखो वो एरर दोनों साइड को अफेक्ट कर रहे हैं, डेबिट को भी इक्वली क्रेडिट को भी इक्वली। जैसे मान लो कंप्लीट ओमिशन, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और उसका कंप्लीट ओमिशन कर दिया, अब उसका डेबिट इफेक्ट भी नहीं आया, क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस को वो इफेक्ट नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल गलत होगा बट वो टोटल जो है मैच करेगा। तो एक बात बताओ, उसको ठीक करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? और आपको एक बात अच्छे से मालूम होगी कि जब भी अपन ये एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रिएट नहीं करते, सस्पेंस अकाउंट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उसको खत्म करते हैं।
ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कहने का मतलब क्या है सर, देखो अगर कोई भी एरर है आपका जो टू साइडेड है, जो मान लो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, तो वो सब एरर को ठीक करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना ही नहीं है, बिकॉज उन एरर की वजह से आपका सस्पेंस अकाउंट कभी ओपन ही नहीं हुआ था। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जब भी कोई वन साइडेड एरर होता है, वन साइडेड एरर, ओके, तो उसको वो आपके ट्रायल बैलेंस को अनबैलेंस कर देता है। ट्रायल बैलेंस को वो क्या कर देता है? अनबैलेंस। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हो जाता है अनबैलेंस। तो मार्केट में पिक्चर में कौन आ जाता है? हमारा सस्पेंस अकाउंट। और जब उस एरर का हम लोग क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन, तो वो भी होता है किसके थ्रू? अगेन सस्पेंस अकाउंट। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई एरर कैसा है जो वन साइडेड नहीं है, वो कैसा एरर है? टू साइडेड है, तो ट्रायल बैलेंस को अनबैलेंस नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रहेगा, तो सस्पेंस अकाउंट के ओपन होने का कोई मतलब ही नहीं है। और जब सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। यानी ये भी हमारा क्या हो गया सर? ये भी फॉल्स है। तो आप क्या लिख कर क्या होगा इसमें? क्या लिख करके आपको आना चाहिए था कि भाई कोई एरर जो टू साइडेड है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, कैपिटल को रेवेन्यू समझ लिया, रेवेन्यू कैपिटल समझ लिया, इस तरह की चीजें आपने करी, या फिर कंप्लीट ओमिशन आपने कर दिया, तो ये सब चीजों में आपको सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके आपको इसको ठीक करने की जरूरत नहीं होती। समझ गए भाई? कोई ऐतराज? चलिए, उसके बाद देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको कहां मिल जाएगा सर? ये आपको मिल जाना चाहिए, कहां पे मिल जाएगा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो यहाँ पे देखिए मनी मेजरमेंट मिल रहा है क्या? हाँ सर, सेकंड वाला ही है। और एक अगलो ने क्या बोला था? पीरियोडिसिटी। और ये देखो थर्ड वाला, इस पे अगलो ने आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो आप कितनी देर तक इसको लिखेंगे? देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का, यानी दोनों क्वेश्चन रहता है। तो आपने क्या करना है भाई? बहुत ज्यादा नहीं लिखना, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर दीजिए, तो 3 मिनट 4 मिनट में आप जितना लिख सकते हो उतना लिख दो, बहुत 6 मिनट में आपको आइडियली दोनों का आंसर लिख देना चाहिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है सर? सुनिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे माँ का प्यार, आप इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी बुक में भी कोई एंट्री नहीं होती। समझ गए? जैसे मान लो हमारा कोई एम्प्लॉय बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है, तो आप उसकी एंट्री क्या कर लोगे बताओ? सपोज करो आपका कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, इसकी आप क्या एंट्री कर लोगे? अगर जो भी यहाँ पे अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, आपने उसको कुछ पैसे दिए या आपने किसी से कुछ पैसे लिए, तो वहां पे तो बात समझ में आती है, लेकिन जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, जो ट्रांजेक्शन को आप मनी मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई एंट्री नहीं करते। और सेकंड, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है सर? कि देखो बिजनेस तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, परपेचुअल रहता है। ओके, अब क्या है कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे, लेकिन क्या ऐसा है क्या कि आप सीधे जब आपने 12th पास करा तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपका सारा पेपर जो आपने पढ़ा उसका एक बार में टेस्ट लिया जाएगा? बताओ, कोई भी बच्चा कभी पास कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा है, एकेडमिक ईयर बना दिया है कि आप क्लास 1 में इतना पढ़ोगे, फिर आप उसका एग्जाम दे दोगे, फिर आप क्लास 2 में आपको उनको क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से हमारी पढ़ाई चलती है। बिजनेस भी इसी तरीके से चलता है कि देखो बिजनेस तो आपको बहुत दिन करने, 20 साल 50 साल 100 साल पता नहीं कितने साल करने, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपका लॉस क्या हो रहा है, आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंस कितना है, आपके पास एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें पता करोगे तो किस एक टाइम फ्रेम आपको उसके अंदर बना के चलना होगा। तो जनरली अपन क्या करते हैं, एनुअल लेके चलते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली लेते हैं, कुछ लोग मंथली भी लेते हैं, आप जो भी लेना चाहो वो लो, लेकिन आपको एक बड़े टाइम ड्यूरेशन को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। यही है क्या? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए चेक करिए एक बार, एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, ये देखो, नहीं एंटिटी कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पूछा था, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का क्या मतलब है? कोई भी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, जिसको आप मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड करने का भी कोई मतलब नहीं होता है ना, मनी के यार्डस्टिक से जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? डिफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। अगर साल लेके चल रहा है तो हर बार एक साल का लेके चलो, अप्रैल टू मार्च लेके चल रहा है, अप्रैल टू मार्च लेके चलो। और
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई इंडेफिनिट लाइफ है, लाइफ तो बिजनेस की चलती रहेगी, तो चलती रहेगी तो क्या करें, जिस दिन बिजनेस जाके बंद होगा तो उस दिन जाके हिसाब करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो इन्होंने कहा भी अगर एक टेक्सटाइल मिल 100 साल तक चलती है तो ऐसा थोड़ी ना कि 100 साल के बाद जाके उसका हिसाब किताब करेंगे, तो आप क्या करोगे, 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, जो भी आपको लेके चलना है आप वहां पे अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, दैट्स इट, इसमें कोई खास बात है नहीं। और इससे कुछ फायदे हैं, जैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या था, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है और एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है जो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो हमारा वहां पे काम आता है। बस इसमें इतना ज्यादा लिखना नहीं है, जब दोबारा से हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों को हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलो सर, हमने कितने नंबर बना लिए, हमने बना लिए 12 और 4 16 नंबर हमें आ गए। उसके बाद देखते हैं ये क्या है प्रभु, ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स आस्क्ड यू टू फाइनलाइज द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और आपने क्या कर दिया, एक नन्हा मुन्ना सा ट्रायल बैलेंस उनको बना के दे दिया, ठीक है। और जो आपका टैलेंट है, टैलेंट क्या है सर, गलती हो या सही हो, टैली तो हमेशा करेगा सर। देखो इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है, टैली तो हमेशा हमेशा ये करेगा ही करेगा। अब कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक है 1722। चलो अगर आपको इन्होंने देखो ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और परचेज भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फिर तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां पे आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में रहेगा, तो चलिए इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब मिस्टर एक्स क्लेम कर रहे हैं कि देखो हमने ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से बनाया, हमारा कमीशन निकालो, लेकिन आपको डाउट आ रहा है एक्यूरेसी पे, तो चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मालूम है कि सर अगर एसेट होगा या एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर लायबिलिटी होगा या इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या है सर, लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में है, बहुत बढ़िया। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है, एसेट है, डेबिट साइड में, बहुत बढ़िया। लीजोल्ड प्रीमाइसेस, ये भी क्या है, एसेट है, डेबिट साइड में है, बहुत बढ़िया। सेल्स इनकम है, क्रेडिट में है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, सर ये तो डेटर्स है, ये तो डेटर्स है, ये एसेट है, यानी यहां थोड़ी ना होगा ये। 1590 आपको कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो एक ये गलती हमारी हो गई, ठीक है सर, एक तो ये गलती हमने यहां पे कर दी। चलो परचेजेस, सर परचेजेज क्या है, एक्सपेंस है, ये आपने कहां लिख दिया, डेबिट साइड में, बहुत बढ़िया किया। परचेजेज रिटर्न, इसको एक सॉर्ट ऑफ इनकम मान लो आप, तो ये इधर लिखना था आपको 792, आपने गलत जगह पे लिख दिया है, एक गलती ये हो गई आपसे। लोन, लोन लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड में, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेज हैं, डेबिट साइड में, बहुत बढ़िया। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो यहां थोड़ी ना लिखना था, 1584 आपको क्रेडिट साइड में लिखना था। बिल्स पेबल अगेन ये लाइबिलिटी है, आपको कहां लिखना था, क्रेडिट साइड में। सैलरी वेजेज एक्सपेंस है, चलो यहाँ पे ठीक है। कैश एट बैंक एसेट है, चलो यहाँ पे ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो सर डेबिट वाले साइड में लिखा होता है, आपने यहाँ कैसे लिख दिया, ये आप किस लाइन में आ गए भाई साहब, तो ये आपको कहां लिखना होगा, 792 आपको लिखना होगा कहां पे, डेबिट साइड में। रेंट एंड टैक्सेस, ये भी आप, ये तो सही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको लिखना होगा 294 कहां पे, डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस रहता है ना, तो वो आपको वहां पे लिख देना होगा। अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग मानते हैं एज क्या लेके चलते हैं, एक्सपेंस लेके चलते हैं, है ना। आपको याद है ट्रेडिंग जब आप बनाते हो, ट्रेडिंग जब आप बनाते हो तो उसमें क्या करते हो आप, यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या रहता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जो सीओजीएस आपका निकल के आता है। चलो खैर जो भी है, तो रेंट और ये भी एक्सपेंस हो गया, और ये आपका सेल्स रिटर्न ये भी एक्सपेंस हो गया। आप इसको टोटल कर लीजिएगा, आपका टोटल जो है मैच भी कर जाएगा और वो सही भी होगा, ठीक है भाई, कोई ऐतराज। चलो आगे बढ़े, ये क्या है सर, ओहो 10 नंबर का, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने कितने मार्क्स कर लिए सर, ये देखो आपका 12 और 16 और 20 नंबर हमारे हो गए। चलो अब देखते हैं, मशीनरी अकाउंट है एक फैक्ट्री का, उसमें बैलेंस है 95 lakhs का ऑन 1 अप्रैल। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री इज क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, ठीक है, 31 मार्च की क्लोजिंग है इनकी। डेप्रिसिएशन को हमारा रेट जो लगता है वो 10% का लगता है, और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए कहां तक मामला पहुंच गया था हमारा, देखते हैं भाई। चलो, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होता है। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 1 सितंबर 2020 को हमने एक नई मशीन खरीदी है 14 लाख रुपए में, और 44,600 उसको लगाने में, इंस्टॉलेशन वगैरह में खर्च किया है। अच्छा, ठीक है, सेम डे तो आपको भी मालूम है, कैपिटलाइज कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 1 सितंबर को ही एक पुरानी मशीन जिसकी कॉस्ट थी 21,87,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड फॉर। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो आज के डेट का WDV है वो निकालना पड़ेगा। एक और मशीन है जिसकी कॉस्ट थी 2185 ऑन 1 अप्रैल, स्क्रैप कर दिया हमने और इससे कोई भी पैसा नहीं मिला। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका तो बना भी लेते हैं लेजर। क्या कहते हो, इसका लेजर बना लिया जाए? ये चलो, हमने इसका लेजर बना लेना चाहिए। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं सर कितना समय लगता है बनाने में इसको। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने क्या लिखना है सर, टू बैलेंस BD। देखो ध्यान से देखना आप, ये 95 लाख का टोटल है, बट इसमें क्या है, एक मशीन है जो 2187 का था, उसको हमने बेचना है 375 में। एक और मशीन है जिसकी कॉस्ट थी इतना, इसको हमने स्क्रैप करना है। तो दो पार्ट तो अगलों ने ऑलरेडी इसके कर दिए और एक बचेगा बाकी। तो क्या करें सर, इसका अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट कर लेते हैं, M1, M2 और M3। M1 वो है जिसको सेल करेंगे, M2 वो है जिसको क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे, और M3 वो है जिसको क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप निकालो WDV ऑफ M1 ऑन डेट क्या है मालिक, 1/4/2020। 1/4/2020। देखो तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, 2187। 2187। अच्छा, आपने खरीदा कब था इसको, 1 अप्रैल 2018 को। तो 18-19 एक साल हो गया, और 19-20 एक साल हो गया, यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। रेट कितना है सर आपका, ये देखिए 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस। तो आपको भी मालूम है, अगर आपको सीधे वैल्यू निकालना है तो तरीका क्या है, 10% 10% 2 बार आप क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो, या फिर आप ये कर सकते हो इंटू 90% इंटू 90%। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 2187 इंटू 90% इंटू 90%, यानी ये बन जाएगा आपका 1,771,470। शॉर्टकट है, क्यों उतना मेहनत करें हम लोग कि भाई क्या कहते हैं, पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालें, फिर माइनस करें, फिर दूसरे साल का निकालें, फिर माइनस करें, समय ज्यादा लगता है, थोड़ा समय बचा लेते हैं। चलो, WDV ऑफ मशीन 2 एज ऑन 1/4/2020। सर आपने इसको कितने में खरीदा था, 21,85,000 रुपए में। 21,85,000। और कब खरीदा था सर, इसको आपने खरीदा था
1 अप्रैल 19 को, ये देखो 1 अप्रैल 19 को, यानी इस पे सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 90/100। चलो भाई 21,85,000 का 90%, ये बनता है सर 1966,500। तो बोलो M3 कितना आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा सर, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ओके 1771,470 1966,500 और M3 क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल आपका कितना बनना है 95 लैक्स। चलो टोटल कर लें इसका 1771,470 प्लस 1966,500 माइनस 95 लैक्स, यानी हो गया आपका सर ये लगभग 57,62,030। पहले बोलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट है? आप चाहो तो इसको आप अच्छे डिटेल में भी निकाल सकते हो, बट वो ज्यादा समय लेके चलता है। मैंने क्या कोशिश करी है कि उसका कोई काम था नहीं अपने को, तो डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ हमें क्या करना है। डेप्रिसिएशन हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे उसका जो आज के डेट का 1 तारीख का, यानी ये देखो 1/4/2020 को उसका WDV कितना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई ऐतराज बताइए। चलिए अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई, अब इसको बेचना है। तो बेचने से पहले किस दिन बेचना है आपको, ये देखो बेचना है आपको 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020, ठीक है। तो कितने महीने यूज करा आपने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 ही महीने यूज करा, बिकॉज सितंबर में तो आप बेच रहे हो, समझ रहे हैं। तो 1 सितंबर 2020, तो पहले क्या करेंगे आप इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, किस पे M1 पे और M2 पे, M1 पे और M2 पे। देखिए कितना कितना WDV मेथड है, यानी अपने को किस पे निकालना पड़ेगा 7 17 71 470 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का ही निकालना। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5/12, यानी ये आ जाएगा अराउंड 73,811, 73,811 5 महीने का। M2 का देख लेते हैं मालिक, 19,66,500 का 10% गुने 5/12, यानी सर ये आता है 81,938 दोनों का टोटल करिए कितना होगा 81,938 प्लस 73,811, ये आ जाएगा सर आपका 155,749। आपने क्या कर दिया, इन पे लगा दिया क्या डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करोगे, इसको बेचोगे, किसको वाले, कौन वाले को, M1 को बेचोगे। M1 कितने में बिक रहा है मालिक 375, ये बिक रहा है आपका 3,75,000 में। तो देख लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो इसकी ओपनिंग WDV थी 1771,470, इस पे आपने फर्दर और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का लगाया है 73,811 का, ठीक है। तो ये बच गया 1697,659 और बिका है मात्र 3,75,000 में, यानी क्या हो जाएगा आपका बाय PL अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ M1 कितना रुपया का -3,75,000। भाई बहुत हैवी लॉस हुआ है आपको, 13,22,659, 13,22,659 आपको काफी हैवी लॉस हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाली मशीन को, तो अपन सीधे क्या कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी पूरा का पूरा क्या होगा लॉस। PL अकाउंट में जाएगा क्या, लॉस ऑन स्क्रैप ऑफ M2, ये कितना बन जाएगा, देखो इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 1966,500 और हमने डेप्रिसिएशन लगाना है सर 81,938, तो ये बनता है लॉस, बहुत बहुत हैवी लॉस हुआ है 18,84,562, जबरदस्त लॉस, जबरदस्त लॉस, ठीक है। चलो दोनों में आपको हैवी लॉस हुआ। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हमें एक एसेट इस दिन खरीदना भी है, चलो खरीद लेते हैं। 1/9/2020 को हमने खरीद लिया क्या
टू बैंक। परचेज कर लिया हमने किसको, M4 को। चलो कितने में परचेज किया है सर, 14 लाख में, और 44,600 का उस पे इंस्टॉलेशन लगा। 14 लाख प्लस 44,600 यानी 14,44,600। 14,44,600 हो गया। अब और कुछ करना नहीं है, आप सीधे कूद फांद के कहां पहुंच जाओ, क्लोजिंग डेट पे पहुंच जाओ, 31 मार्च 2021 आ जाए यहाँ पे। चलो भाई डेप्रिसिएशन निकालते हैं। बाय डेप्रिसिएशन किस पे, M3 पे, क्योंकि M1 M2 तो बिक गए, M1 बिक गया, M2 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, स्क्रैप कर दिया। M3 देखिए कितना है, इसका ओपनिंग बैलेंस था आपका 576 2030, और इस पे कितना आपका 10%, यानी बनेगा सर 576,203। चलो M4 जो आपका है कितने का है, 14,44,600 गुने 10% गुने सितंबर में लिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने। तो गुने आप क्या करोगे, 7/12, यानी सर अराउंड 84,268। और इसका टोटल कर लें सर, 84,268, चलो टोटल कर लेते हैं, प्लस 576,203, ये आपका बन जाएगा सर 660,471। बोले यहां तक का मसला आपको समझ में आया, यहां तक में कोई डाउट है बताइए। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकाल देना है, बाई बैलेंस CD, किसका किसका, M3 का और M4 का। कहिए कोई ऐतराज, M3 का कितना निकलेगा देख लें भाई। M3 देखो, M3 था 576 20 30 माइनस कर दो आप 10% पूरे का पूरा, तो ये आ जाएगा प्रभु 51,85,000 51,85,000 और 827, ठीक है। और आपका ये M4 कितना निकल के आएगा, देखो M4 निकल के आएगा 44,600 माइनस कितना है 84,268, यानी ये निकल के आएगा सर 1360 और 332। टोटल कर दीजिए, जो भी निकल के आता है प्लस कर दो सर, 51,85 827, यानी ये आ गया सर 65,46,159। आपका ये बन गया 10 नंबर का क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है इसमें। कहिए कोई ऐतराज, ये आपका क्वेश्चन है। कुल मिला के बताओ 10 नंबर के लिए क्या क्वेश्चन है, छोटा मोटा सा तो क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ खास इसमें पंगे वाली बात थी नहीं, कुछ खास पंगा नहीं था, ठीक है भाई। अच्छा ओके ओके, आपको जहां भी इसमें दिक्कत आए, आप एक बार जहां भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे बताइए, और इसको एक बार ठहर करके दोबारा से देखिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि फंडामेंटल बेसिक आइडिया आपको है, और उसके एजम्पशन पे मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा स्पीड में इसको लेकर चलने की कोशिश करी है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। ओके सर, हमने ये भी कर लिया। 2 का करते हैं अब हम लोग क्या, B और C। चलो 2 का B और C करके आज रहने देते हैं, ठीक है। चलो 2 का B देखते हैं। Z Enterprises furnishes the following information for the, अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। अभी क्या है, ये तो जो सजेस्टेड वगैरह ये हम लोग कर रहे हैं, बट अभी एक नई सीरीज शुरू होगी जिसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ओके कौन कौन से, आपका पूरा स्टडी मटेरियल का, आपका पूरा RTP MTP वगैरह जितनी भी चीजें आपकी आ रही है, सबको एक बार नवंबर वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पूरे सिलेबस का हम लोग क्या करने वाले हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद जब वो सीरीज हमारी शुरू होती है आप उसको ज्वाइन करिए। देखो ये 2 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप नवंबर में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली ये अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, नहीं गया है, तो उस केस में आपके लिए रिवीजन पर्पज से वो जो वीडियो की सीरीज होगी वो बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, जेड एंटरप्राइज ने क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया कि भाई हमारा स्टॉक ना 1 अप्रैल को ना 28 लाख रुपए का है, हमने परचेज बहुत सारा कर लिया, 1,38,40,000, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करे 28 लाख के, और सेल करी हमने 2,08,80,000। भाई साहब जबरदस्त बिजनेस इनका चल रहा है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन है कि जब ओपनिंग स्टॉक हम लोग निकाल रहे थे, कौन सा स्टॉक सर, 31 मार्च 2020 वाला, यानी ओपनिंग वाला स्टॉक, a sum of 240 was written off
फॉर अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 8 लाख। अच्छा 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 अच्छा, इसमें बात क्या हुई होगी, या तो ये स्लो मूविंग आइटम होगा, स्लो मूविंग कुछ होता है, या फिर कुछ डिफेक्टिव सॉर्ट ऑफ आइटम होगा। तो हमने क्या करा है, इसके वैल्यू को कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? 2,40,000। ठीक है, आपने वो पढ़ा है ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो उस चीज के हिसाब से अगर आप लेकर के चलेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या निकल के आ रहा है हमारा। फिर इसको हमने बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर, कितने में? 6,40,000 में बेच दिया। तो सर ये तो स्पेशल आइटम का सेल हो गया। नॉर्मल सेल में क्या रहेगा? जो 2 करोड़ 8 लाख है उसमें से ये वाला माइनस कर देना। कहते हैं एक्सेप्ट फॉर द एबव ट्रांजेक्शन द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1/3 ऑन कॉस्ट। 1/3 ऑन कॉस्ट। कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें बताओ। एक काम करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए? सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। आया क्या? देखो तो, नहीं आया। दोबारा से करा जाए इसको। ये आ गया। ठीक है, अब इसको किनारे कर दिया। ओके, चलो आते हैं। देखें भाई, इसका एक क्या बना ले, नन्ना मुन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए जी, बनाते हैं हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या कहानी चल रही है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक, स्पेशल आइटम और ऑर्डिनरी आइटम। तो चलिए, स्पेशल आइटम कितने का है? स्पेशल आइटम देखो 8 लाख का स्टॉक था, जिसपे 2,40,000 आपने क्या कर रखा था? राइट ऑफ कर रखा था। तो बताइए आज उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 8 लाख माइनस 2,40,000, यानी सर 5,60,000 रुपए का। और नॉर्मल आइटम कितना होगा? देखो टोटल आपके पास कितना माल है? 28 लाख का। 28 लाख में आप क्या माइनस कर दो? 5,60,000, तो कितना बचेगा? 22,40,000। 22,40,000 का आपके पास स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक है। चलो जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन हमारा। टू परचेजेज, सर परचेज तो नॉर्मल आइटम का ही करेंगे। 1,38,40,000। ठीक है भाई, चलो। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पूरे का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा सर, 28 लाख। ओके, चलो यहां पे फिर ये क्या बोल रहे हैं? बाई सेल। अब सेल में भी सर ये स्पेशल आइटम बिकेगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं किसको? स्पेशल आइटम को। चलो देखते हैं भाई, स्पेशल आइटम आपने कितने में बेचा है? 6,40,000 में। कितने में बेचा है? 6,40,000 में। तो बताइए नॉर्मल सेल आपने कितने का करना होगा? सर टोटल सेल करो और उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। टोटल सेल हमने करा है 2,08,80,000। 2,08,80,000 माइनस 6,40,000, यानी 2,02,40,000। बोलिए इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं लग रहा? मैंने क्या करा, दोनों को बस बाइफरकेट कर दिया, नॉर्मल वाले को अलग, स्पेशल वाले को अलग। ठीक है भाई, चलो अब क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ किसका होगा? नॉर्मल का ही होगा। क्यों नॉर्मल का होगा? नॉर्मल ओनली। परचेज भी हमने सिर्फ किसका करा होगा? सिर्फ नॉर्मल का करा। स्पेशल आइटम तो वो है जो हमारा अलग से था और जिसकी वैल्यू हमने कम करी थी और जो अब क्या हो चुका है? बिक चुका है। चलो फिर अपन बात करते हैं किसकी? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर आप नोटिस करो तो एक तो आपको स्पेशल आइटम पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा, और एक कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट होएगा आपका? नॉर्मल का। स्पेशल पे चेक करिए, 6,40,000 माइनस 5,60,000, आपको कितने का हुआ है वहां पे प्रॉफिट? 80,000 का। अब सवाल उठता है इसमें प्रॉफिट कितना है? ठीक है, तो अगलों ने आपको क्या बोल रखा है मालिक? ये देखिए कि ये जो रेट ऑफ जीपी है वो है 1/3 ऑन कॉस्ट। ओहो, 1/3 ऑन कॉस्ट। मगर सर हमारे पास तो क्या गिवन है? सेल्स गिवन है। तो क्यों ना एक काम करें, इस कॉस्ट वाले रेट को सेल्स वाले रेट पे कन्वर्ट कर दें। ये करना आता है आपको? आई सपोज, और मुझे यकीन है, उम्मीद भी है कि आपको ये आता होगा, फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखो जो प्रॉफिट का रेट होता है ना भाई, प्रॉफिट का जो रेट होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है ऑन कॉस्ट प्राइस, एक होता है ऑन सेल प्राइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल के चलूं, कोई भी चीज है जो 100 रुपए की है,
या 1000 रुपए की, आपने क्या करा, उस पे 250 का प्रॉफिट जोड़ा और उसको 1250 में आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये क्या है आपका कॉस्ट, ये क्या है आपका प्रॉफिट, और ये क्या है आपका सेल प्राइस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 250 है ये कितना परसेंट है। तो इसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ये परसेंटेज आप निकाल किस पे रहे हो। अगर आप निकाल रहे हो क्या, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना निकल के आएगा, 250 अपॉन में 1000 इंटू 100, यानी ये कितना निकल के आएगा, बताना बताना बताना, 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन अगर आप क्या करते हो, सेल प्राइस अपॉन में, सॉरी प्रॉफिट अपॉन में, इस बार बेस किसको ले रहे हो आप, सेल प्राइस को, इंटू 100, तब देखिए क्या होगा, 250 अपॉन में 1250 इंटू 100, तब ये कितना बन जाएगा, 20% ऑन सेल प्राइस। तो समझ रहे हैं, ये अंतर आ जाता है, ये अंतर आपको आ जाता है। ओके, तो अगलों ने क्या करा है, सर कॉस्ट वाला दे रखा है, मगर मुझे कौन सा चाहिए, सेल वाला चाहिए। तो इसको देखो करने का तरीका क्या होता है समझिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, कभी अगर आपको बाई चांस 25% ऑन कॉस्ट प्राइस गिवन, एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, एकदम कतई शॉर्टकट है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, 25 अपॉन में 100। अब आपको जाना कहां है, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस की तरफ बढ़ना है आपको, न्यूमरेटर सेम रखना, डिनोमिनेटर बढ़ा देना। समझ गए बात को, और इसको इसका परसेंटेज निकाल लेना। देखो तो कितना बनेगा, 25 अपॉन में 125 इंटू 100, यानी 20% ऑन सेल प्राइस। देखो यही था, यही था 20% ऑन सेल प्राइस। समझ रहे हैं। और अगर मान लो बाई चांस कभी आपको, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा हुआ है 20% ऑन सेल प्राइस, और आपको इसको इधर कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे जैसे 20% ऑन सेल प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, मान ली 20 अपॉन में 100, ये जब सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ आएगा तो ये कम होगा, तो क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे, और ये कितना बन जाएगा आपका 25% ऑन कॉस्ट। क्योंकि परसेंटेज में लाना था इसलिए, अदरवाइज 20 अपॉन 80 भी कर दो तो 1/4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में अगर आप नोटिस करो, कहां गया केस हमारा, ये रहा हमारा केस। अगलों ने बोला क्या है कि ये जो प्रॉफिट है रेट ऑफ जीपी, ये है 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ये देखो प्रॉफिट जो है ना, दो पार्ट करो इसका, क्या क्या, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल प्राइस। तो अगलों ने यहाँ पे बोला है 1/3, आपको यहां से लेकर इसको कहां जाना है, सेल प्राइस पे लेकर जाना है, बिकॉज हमें सेल प्राइस अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 ऑफ सेल प्राइस। समझ गए, कोई एतराज, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, इसीलिए बोल रहा हूं आराम से समझ के करना है इसको। तो चलिए, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, नॉर्मल जीपी आपका कितना निकल जाएगा, बोलिए, 20,24, नहीं कितना है, 2,40,40,000 का 1/4, 2,40,40,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी सर ये हो जाएगा आपका 50,60,000, 50,60,000। तो ये टोटल कितना बन जाएगा मामला, प्लस 80,000 आपका था, वो नॉर्मल आइटम बेच के भी हुआ था, 51 लाख और 40,000। आगे तो कुछ भी नहीं है, इसको ऐड करिए और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, आपका जो भी है, आपको ये जो है बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। करके देख लें, चलो ये में ऐड करो आप 28 लाख प्लस ऐड करो 1,38,40,000 40,000 और प्लस में आप कर दो 28 लाख, ये आपका आ जाएगा सर 2,45,80,000। ठीक है, 2,45,80,000 और उसे माइनस कर दीजिए आप कितना, 2,08,80,000। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 37 लाख। बन गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कहिए कोई एतराज, कितने नंबर का था, 5 नंबर। हाँ 5 नंबर के ही लायक भी था, इसमें कौन सी ज्यादा मेहनत करी हमने। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बड़ा भी सिंपल था, ये जो आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। अभी तक तो कोई टफ क्वेश्चन है सच नहीं आया है।
और चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड का कितने देर का वीडियो हमारा हो गया, कहाँ दिखता है ये, अरे बाप रे बाप 50 मिनट हो गए, बहुत टाइम हो गया, इतनी देर थोड़ी पढ़ता है इंसान। चलो भाई पार्ट सी कर लेते हैं और करके लेटेस्ट कॉल इट अ डे। और उसके बाद जो 3 4 है वो अगले दिन कर लेंगे, फिर 5 6 जो है वो अगले दिन कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू भी दे सकता था, लेकिन उससे क्या होता है ना, मैंने भी बता दिया ऊपर ऊपर से, आप भी ऊपर ऊपर से देख के निकल गए, उसमें मजा नहीं। ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाइए, जहां पे आपको लगे आप रोक दीजिए, आप खुद से बनाइए, यहाँ से टैली कराइए, तो कोई बात है पढ़ने का, नहीं तो फिर टाइम पास है, टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ओके नाइस। बैंक बैलेंस एज पर क्या गिवन है आपको, पासबुक। और हमने क्या सीखा था, हमने क्या पढ़ा है, जो बैलेंस गिवन होता है वो बैलेंस गलत होता है, जो बैलेंस गिवन होता है वो बैलेंस गलत होता है, जो बैलेंस हमें निकालना होता है वो बैलेंस सही होता है। बात समझ में आई? तो यहां पर इसको अपन क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है हमारा, रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो यहां पे सबसे पहले काम करते हैं, बीआरएस एक ड्रॉ कर लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये कर लिया हमने, ओके, ये बना लिया हमने, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, चलो बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है, देखो अगलों ने कुछ भी नहीं दिया तो अपन क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस है। आप ओवरड्राफ्ट तो नहीं मान के चलोगे, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप पॉजिटिव मान के चलोगे। तो ये कितना है भाई, 25 लैक्स, पॉजिटिव में हमने लिख दिया। नाउ अब देखिए वर्किंग नोट इसका कैसे बनता है, मैं वर्किंग नोट कहीं कोने में बनाता हूं। अब देखो बैंक यहां पे रॉन्ग है, यानी दो चीज लेके चलो, एक तो हो जाएंगे हम लोग मतलब बिजनेसमैन, हम लोग क्या है सर, हम लोग हैं राइट, और एक कौन है बताइए यहाँ पे, बैंक। बैंक क्या है यहाँ पे, रॉन्ग, यानी बैंक ने जो कुछ भी किया है बैंक उसको ठीक करेगा, चाहे वो चीज सही हो चाहे वो चीज गलत हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो चीज ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहली चीज देखते हैं, पहली चीज क्या है, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड, ओ भाई बिल डिस्काउंटेड क्या हो गया है, डिजॉनर हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। हुआ क्या होगा, 12,50,000 का एक बिल किसी ने हमें दिया एक्सेप्ट करके, हमने उसको बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लिया। अभी वो क्या बिल हो गया, जब बैंक जाएगा उस बंदे के पास जो ड्रॉई है उसके पास जाएगा, उसने देने से मना कर दिया, बिल हो गया डिजॉनर। डिजॉनर जब बिल हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक वाले क्या करेंगे, वो पैसा मेरे यहाँ से काट लेंगे, यानी उन्होंने क्या करा, 12,50,000 रुपए हमारे यहाँ से क्या कर दिए, डिडक्ट कर दिए। एकदम सही काम किया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही तो बात है, आपको इमोशनल नहीं होना, यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि बैंक गलत है, तो भाई तुमने नो डाउट तुमने सही काम किया, फिर भी हम तुम्हें क्या बोलेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमसे पूछ के क्यों नहीं किया, तो भाई क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है इसको, और बैंक वालों ने क्या कर दिया, 12,50,000 माइनस कर दिया, तो अब वो उसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, 12,50,000 ऐड करके। आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे हिसाब से क्या सही है, वो छोड़ो, क्वेश्चन के हिसाब से देखो। और हमने अज्यूम कर लिया है कि जो बैलेंस गिवन होता है वो क्या होता है, रॉन्ग होता है, बात खत्म हो गई। तो आप क्या करोगे, इसको 12,50,000 आप किस में लिख दोगे, प्लस में लिख दोगे, खत्म बात, कोई ऐतराज। चलिए अगला देखते हैं। तो भाई दिल की बात नहीं सुननी, यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, आपको क्या करके चलना है, जो आपको एक एजम्पशन आपको लेके चलना है कि जो बैलेंस गिवन है वो बैलेंस रॉन्ग है, और जो बैलेंस हमसे पूछा जा रहा है वो बैलेंस राइट। ठीक है, चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैश, भाई सरासर मेरी गलती है, चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैश। देखो हुआ क्या है, खतरनाक काम करा है हमने, चेक रिसीव हुआ है हमें कितने का, 25,000 का, तो हमने भी 25,000 ऐड किया, बैंक ने भी 25,000 ऐड किया, नॉर्मली ऐसे ही चलता है जीवन हमारा, मगर हमने 2 बार ऐड कर लिया। तो जानते हो अब क्या करेंगे, बैंक वालों से भी 2 बार ऐड कराएंगे, हम कहेंगे तुम भी ऐड करो, ऐसे कैसे, वो कहेगा मगर, हमें मगर मगर वाली कोई बात ही नहीं, आपको ऐड करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि आप क्या हो, गलत हो। ठीक है, चलो फिर देखो, यानी यहाँ पे जब आप देख रहे हो अगला आपके दिमाग के साथ खेल रहा है 5 नंबर के लिए, आपको ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉजिकली लगेगा कि बैंक ने सही करा है, हमने गलत करा है, बट अपने को मान के चल रहा है कि बैंक गलत है, मतलब है।
मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं, आपने नोटिस करा, मगर यही वो गलती है जो आप लोग करके आते हो, ठीक है। सो इसीलिए जरूरी है। बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन कैश, कुछ भी कर रहा है इसका अकाउंटेंट अलग ही लेवल पे है, अलग ही ट्रांस स्टेज में चल रहा है वो। बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन कैश बुक, देखो भाई क्या करना था, 5,000 माइनस करना था बैंक चार्ज का, तो बैंक वालों ने शरीफ लोगों की तरह क्या करा, 5,000 एक बार माइनस करा, आपके अकाउंटेंट ने 2 बार माइनस कर दिया। कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन सेंस नहीं बनता तो भी हम बनाएंगे। बैंक वालों को क्या बोलेंगे, तुम भी एक बार और माइनस करो, बात खत्म। तो वो क्या करेंगे, वो भी माइनस करेंगे, कितना रुपया, 5,000। ये इसकी हेडिंग वगैरह जो लिखनी है वो तो आप लिख लोगे, मैं सिर्फ क्या करके दे रहा हूं आपको, जो आपका एक आंसर जो प्रॉपर आना चाहिए वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, बाकी चीजें आप लोग उसमें नोट कर लीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ओ भाई हमने उनको बोल रखा है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे देना, उन्होंने टाइम से दे दिया 1.5 लाख रुपए, तो बोलो उन्होंने क्या करा होगा, जब उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया होगा, ये देखो हम क्या हैं, राइट हैं, बैंक क्या है, रॉन्ग है। अब देखो बैंक वालों ने कोई गलती नहीं है, बैंक वालों ने क्या करा है, 1,50,000 रुपए दिया है, तो बैंक वालों ने क्या करा होगा, उसको माइनस करा होगा, मगर हम उनको क्या बोलेंगे, तुमने किससे पूछ के माइनस किया, जब हमने नहीं किया तो तुमने कैसे कर लिया, एक काम करो 1,50,000 ऐड करो, कुछ भी चल रहा है। अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि बीआरएस जो बनता है ये जस्ट एक पेपर पे बनता है और फाड़ के फेंक देते हैं, रियल में मत जाके बोल देना उनको, ठीक है। रियल वाली चीज ये होती नहीं है, बस पेपर पे बैलेंस टैली कराने के लिए किया जाता है। तो चलो आपने क्या करना है सर, 1,50,000 ऐड कर देना है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओहो हमने किसी को चेक दिया 12,50,000 का, हमने किसी को चेक दिया 12,50,000 का, तो हमने क्या कर दिया होगा, 12,50,000 माइनस कर दिया होगा, वो बंदा बैंक तक गया ही नहीं है, तो बोलो बैंक माइनस करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हमने किया है तो तुम भी करो, हम नहीं जानते, हमने किया है तुम भी करो, ठीक है भाई, कर देते हैं 12,50,000 माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। ओके ये देखो दिख रहा है, ये देखो अभी दिखेगा, ठीक है सर। चलिए चेक रिसीव्ड नॉट सेंड टू, कुछ भी देख रहे हो, इसके जीवन में कुछ भी चल रहा है, सारी गलतियां इसके खुद की हैं, लेकिन सारी गलतियों को ठीक किससे करवा रहा है, ये बैंक से ठीक करवा रहा है, अपने ख्यालों में, बस अपने सपनों में, बैंक मैनेजर के पास चले मत जाना। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, कितने रुपए का, 28 लाख, चेक रिसीव किया, बैंक भेजना भूल गए, लेकिन ऐड कर दिया 28 लाख रुपए, बैंक वाले ऐड नहीं करेंगे, क्यों, बैंक वालों को तो चेक मिला ही नहीं है, मगर ये क्या बोलेगा, नहीं 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 हमने ऐड किया, तुम भी ऐड करो, यानी 28 लाख क्या करवा लेगा, उनसे ऐड करवा लेगा, ठीक है। चलो दो और बचे हैं, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, 12,50,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक वालों ने क्या करा होगा, सोचो ना, जगह बची हमारे पास, किसी को मिटा लिया जाए, चलो इसको मिटा लेते हैं भाई, ठीक है इसको मिटा लेते हैं, आप ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको जरूरत पड़ी तो दोबारा से पीछे करके आप देख लीजिएगा। ये देखो 12,50,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अपने यहाँ करना भूल गए, अपने हमने कोई एंट्री नहीं करी, बैंक वालों ने क्या करा होगा, 12,50,000 क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। तो अब जानते हो बैंक वालों को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम नहीं जानते, हम नहीं जानते गलती किसकी है, तुमने क्यों ऐड करा जब हमने नहीं करा, था 12,50,000 क्या करो, माइनस करो, हम नहीं जानते। तो क्या करना पड़ेगा सर, 12,50,000, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही 12,50,000 नहीं आ रहे, 3 बार आ गए, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, चलो खैर कोई बात नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड क्या हो रहा है, कास्ट शॉर्ट, कितना रुपया, 5,000 रुपया, बताइए इसका मतलब क्या है, बैंक में क्रेडिट साइड में आपने कुछ भी कम लिखा है, तो आप बताइए बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में आप कौन सी चीज लिखते हैं, रिसीट या पेमेंट, बताइए बताइए। बैंक कॉलम आपने अपने यहां बनाया होगा बैंक कॉलम, और उसका क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में आप पेमेंट लिखोगे, कितना रुपया, 5,000, आपने जितना भी लिखना था, मान लो जो भी अमाउंट लिखना था, आपने क्या किया है, 5,000 कम लिखा है, यानी आपने अपनी पेमेंट कितनी दिखाई है, 5,000 कम। बोलिए बात समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये चीज है जो थोड़ा सा तंग करता है, ये जो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग वाली चीज है ना, ये थोड़ा सा परेशान करता है कई बार। तो सुनिए, ये जो है 5,000 रुपए, सपोज करो आपने खर्च किया है 1,05,000, तो बोलिए बैंक वालों ने कितना माइनस करा होगा, 1,05,000, आपने कितना माइनस करा है, सिर्फ एक कितना माइनस करा है, सिर्फ
1 लाख माइनस करा है, 5,000 आपने माइनस नहीं किया है। आपने माइनस नहीं किया है तो आप बैंक वालों को क्या बोलोगे, तुमने क्यों माइनस कर दिया। जब हमने माइनस नहीं किया है तो तुमने क्यों माइनस कर दिया। अब क्या करो, तुम ऐड करो, यानी अपने बैंक वालों से क्या करा लिया, ऐड कर लिया। बस आप क्या करोगे, इसका टोटल कर लो और आपको यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश। चेक कर लें भाई, देखिए कितना आएगा, 25 lakhs प्लस 12,50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 28 lakhs प्लस 5,000, यानी ये हो जाएगा सर 67,30,000, 67,30,000। तो बोलो कायदे से इधर भी कितना होना चाहिए, 67,30,000। लेकिन 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 इसमें से आप माइनस करो क्या, 5,000, इसमें से आप माइनस करो 12,50,000 और माइनस करो 12,50,000, यानी सर आपका आंसर विल बी कितना, 42,25,000। आंसर आ गया, खत्म बात। कहिए कोई ऐतराज, ये आपका हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो भाई आज यहीं तक रहने देते हैं, कल का टारगेट हमारा क्या रहेगा, देखो कंसाइनमेंट कर लेंगे, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ओहो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, कंसाइनमेंट का भी, कंसाइनमेंट का तो देखना पड़ेगा, बट ये तो सेल ऑन अप्रूवल है, ठीक है। फिर अपने को क्या करना रहेगा, अकाउंट करेंट और फिर गुडविल निकालना रहेगा। देखें कल कोशिश करेंगे, अगर ये हो सकता है सिर्फ ये कर लेंगे, बिकॉज बिकॉज रिसीट पेमेंट के लिए मेरे को पूरा एक सेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी रहती हैं। फिर आपका ये आ रहा है रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट के लिए भी एक अलग से टाइम मेरे को चाहिए रहेगा, एक लेक्चर उसके लिए भी चाहिए रहेगा। और इसके अलावा और ये सुंदर सा क्वेश्चन है हमारा किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्लस ट्रेडिंग प्लस पीएल। ओहो ये 20 नंबर का क्वेश्चन, ये यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्लास के अंदर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैं बोलता हूँ अगर आपको छोड़ना है तो आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आइए। अगर आपको एक क्वेश्चन छोड़ना ही है तो आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन या तो लेंदी होता है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बनाने में उतना समय नहीं लगता जितना समय 20 नंबर का एक क्वेश्चन बनाने में लगता है, और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बनाने में गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा ट्रिकी नहीं होते। बट 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज अगर आपको चॉइस मिलती है तो आप ये जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन उसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद तो खैर ये क्वेश्चन लेकिन हम लोग तो यहाँ करेंगे। फिर शेयर का क्वेश्चन है और पेटी कैश बुक का क्वेश्चन है। पेटी कैश तो आपको मालूम ही है क्यों बनाते हैं भाई, छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। देखो जो भी रहता है 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी लगती है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से क्लास करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसका हमें कोई फायदा मिले, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा तो लेंदी आया था इस बार, ये सब लोग जान रहे हैं, बट कोशिश करते हैं जितने अच्छे से हो जाए। और उसके बाद क्या करना है, जब ये हमारा कंप्लीट होता है देन हम लोग क्या शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस किस चीज का, जो नवंबर अटेम्प्ट वाले के लिए जिन्होंने पहला अटेम्प्ट देना है या जिन्होंने दोबारा से तैयारी करनी है, दोनों के लिए वो इक्वली यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके चलो।